पिछले 8 साल से इस कुंग फू मास्टर ने अपने पैरों में 25-25 किलो के जूते पहन रखे हैं। इन्हें पहन के ही वो दुश्मनों का जगह छोड़ा देता है। तो सोचो जब वो इनको उतारेगा तो क्या ही होगा। तो कुछ ऐसे ही है हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक कुंग फू मास्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है वो लिन। वो चीन की एक पुरानी जाति से था जिनके पास लोहे जैसे ताकतवर पैरों की शक्ति थी। अब वो जिंदगी में पहली बार बड़े शहर में आया था। अचानक कुछ गुंडे भागे वहाँ पर आते हैं और एक आइसक्रीम खाते हुए बच्चे से टकरा जाते हैं। उसकी मदद के लिए वोलिन भी उन गुंडों के पीछे भागा। असल में वो गुंडे एक आदमी को मारने के इरादे से आए थे, मगर बच्चे के आइसक्रीम के पैसे वापस लेने के लिए वोलिन ने उनको रोक लिया। जैसे ही गुंडों ने उस पर हमला किया तो वोलिन भी पीछे नहीं हटा। उसने अकेले ही उनका सामना किया। एक माहिर कुंग फू योद्धा होने के कारण एक एक को धूल चटा दी। आखिरकार वो जीत गया। उसकी वजह से जाय शान नाम के एक अमीर आदमी की जान बच जाती है। उस आदमी ने वोलिन को पैसे देने चाहे लेकिन वोलिन ने इनकार कर दिया। फिर वो वापस से उस बच्चे के पास गया, एक नई आइसक्रीम दिलाई। अचानक उसे चारों ओर से कई गाड़ियों ने घेर लिया। फिर उनका सरदार जियांग ली बाहर निकला और वोलिन को गले लगा लिया। वो भी एक कुंग फू मास्टर था जो बॉडीगार्ड्स की कंपनी चलाता है। वोलिन और जियांग ली बचपन में एक ही गुरु से कुंग फू सीखा करते थे। दोनों एक साथ ही बड़े हुए। जियांग ली शहर में आके रहने लगा। अब तो वो अमेरी के जगह चौन में अपने गुरु की सिखाई हुई बातें भूल चुका था। फिर पता चलता है कि जियांग ली ने खुद से गाँव नहीं छोड़ा था, बल्कि एक दिन उससे ट्रेनिंग में गलती हो गई थी जिसकी वजह से गुरु ने उसे बाहर निकाला था। अब वोलिन ने उसे गुरु की असलियत दिखाकर कहा कि गुरु की मौत हो गई है। ये सुनकर जियांग ली फुट फुट कर रोने लगता है। अगले दिन वो दोनों जियांग ली कंपनी में जाते हैं। फिर जांच के वक्त वोलिन को अपने जूते उतारने के लिए कहा जाता है क्योंकि वो लोहे के बने थे। जियांग ली इन जूतों की कहानी जानता था, इसलिए उसने वोलिन को अंदर आने दिया। वहाँ जान शान अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड लेने के लिए आया था। जियांग ली ने उसे अपने आदमियों की ताकत का नमूना दिखाया, लेकिन जान शान को तो वोलिन में दिलचस्पी थी। आखिरकार वोलिन मान जाता है क्योंकि उसके गुरु ने सिखाया था कमजोर की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। अगली सुबह वोलिन की मुलाकात जायशान की बिगड़ी बेटी पेफे से होती है। पेफे को लगा कि वो एक चोर है, इसलिए उसने डर के मारे अपना तौलिया ही गिरा दिया। जब उसको पता चला कि वोलिन बॉडीगार्ड है तो पेफे ने उसे पैसे देकर छुटकारा पाने की सोची, लेकिन वोलिन अपने उसूलों का एकदम पता था। पेफे ने उसे नकली बंदूक से भी डराया, फिर भी वोलिन पर कहाँ असर होने वाला था। फिर वो दोनों मॉल गए जहाँ पे वोलिन हर जगह पेफे के पीछे चलता रहा। पेफे ने देखा कि बदमाश एक लड़की को परेशान कर रहे थे। पेफे ने सीधा जाकर उनके लीडर को थप्पड़ मार दिया। फिर उस चालाक लड़की ने झूठ बोल दिया, भैया मैंने थोड़ा बिना बात के आपको थप्पड़ मारा है, वो देख रहा है मुस्टंडा, उसने जबरदस्ती मुझे ऐसा करने के लिए कहा। अब वो बदमाश लड़के मिलकर वोलिन को पीटने ही वाले थे, लेकिन वोलिन ने कह दिया कि मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। तो फिर से वो गुंडे एक बार पेफे के पीछे पड़ जाते हैं। वोलिन भी मुस्कुराकर उनके चूहे बिल्ली की दौड़ को देखता रहा। थोड़ी देर मजे लेने के बाद उसने पेफे की मदद की और उन गुंडों की भगा दिया। रात को उसने सपने में देखा कि उसके पिता ने उसे एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। असल में ये सब असलियत में हुआ था जब वो सिर्फ 7 साल का ही था। उसके खुद के पिता ने ही उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये वोलिन नहीं पता था, लेकिन उसके पिता ने कहा था सफलता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर हम मिस्टर फू नाम के गैंगस्टर को देखते हैं जो जाय शान का बॉस हुआ करता था, लेकिन अब वो जाय शान को मारना चाहता है क्योंकि उसके पास वो की सारी काली करतूतों की सबूत है। जब एक जोशी ने बताया कि वो मौत जल्दी ही होने वाली है, ये सुनते ही फू ने उसे गुस्से में टक्कर डाला। अगले दिन वोलिन और पेफे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। पेफे खाना खा रही थी और वोलिन उसके पास खड़ा पर नजर रख रहा था। अचानक उसने एक वेटर्स को पकड़ लिया क्योंकि वोलिन के मुताबिक वो पेफे को मारने वाली थी। पेफे गुस्सा होकर बाथरूम चली गई, लेकिन वोलिन उसे जबरदस्ती बाहर लेकर आ गया। घर लौटते समय उन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। तभी कुछ आदमियों को लगा कि वोलिन उस लड़की को बिना बात के परेशान कर रहा है, तो वो पेफे को बचाने आ पहुंचे हैं। मौके का फायदा उठाकर पेफे भाग जाती है, लेकिन उसको उसी वेटर्स ने किडनैप कर लिया। वोलिन का शक एकदम ही सही था। उसने तुरंत एक गाड़ी का पीछा किया और एक ब्रिज से कूदकर एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, लेकिन वो वहाँ बैलेंस नहीं बना पाया, नीचे गिर पड़ता है। दूसरी बार तो सामने से ही गाड़ी पर कूद गया। उसने उन कापोस गुंडों का बहादुरी से सामना किया और पेफे को बचाकर सही सलामत घर पर ले आया। घर पहुंचकर पेफे ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो वेटरेस मुझे किडनैप करने के लिए आई थी? वोलिन ने बताया कि इंसान मुंह से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके चाल डाल देखकर ही ये बताया जा सकता है कि उसके असली इरादे क्या हैं। फिर पेफे ने बताया कि बचपन से ही उसके बहुत से बॉडीगार्ड रहे हैं, उसको कभी अपने मन की चीजें करने की इजाजत नहीं मिली, तभी से उसे बॉडीगार्डों से नफरत हो गई है। लेकिन वोलिन उसको बाकियों से अलग लगता है, चोरी पटने वाली है। फिर रात को सोने से पहले पेफे अपने परिवार की तस्वीर देखी और अपनी माँ को याद करके रोने लगी। उधर गैंगस्टर फू ने अपने एक आदमी को जियांग ली के पास भेजा और जियांग ली की मदद से जाय शान का काम तमाम करना चाहता था। हालांकि जियांग ली को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। असल में जब जियांग ली ने पहली बार इस शहर में कदम रखा था तो मिस्टर फू ने उसे खाना खिलाया और उसका बिजनेस खोलने में उसकी मदद करी, तो वो अपने आप को फू के एहसानों तले दवा महसूस करता था। इसके बाद अगले दिन जियांग ली वोलिन से मिला और अपनी पहुंच के बारे में
बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसने कहा कि उसकी शहर के नामचीन लोगों से जान पहचान है और वो जो चाहे वो करवा सकता है। और फिर उसने वोलिन से कहा कि उसे जायशान की बेटी फेफे की रक्षा करना बंद करना होगा, लेकिन वोलिन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। जिंदगी में पहली बार ये दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए। जियांगली ने कहा कि वो वोलिन से गुस्सा है क्योंकि गुरु ने जियांगली को नहीं वोलिन को खास जूते दिए। गुरु को हमेशा लगता था वोलिन ही सच्चा कुंफू योद्धा है, लेकिन अब जियांगली बराबरी का मुकाबला करना चाहता था। आखिर फैसला हो ही जाए कि उन दोनों में सबसे ज्यादा कौन बेहतर है। तभी उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ा क्योंकि वो दोनों ही बराबर के खिलाड़ी थे। लेकिन जियांगली हमेशा से खास टेक्निक में माहिर था। उसके एक ही मुक्के से वोलिन सीधा दीवार से आकर टकरा जाता है और नीचे गिर पड़ा। आखिरकार जियांगली ने कहा अब वो दोनों भाई नहीं है और वहाँ से चला जाता है। वोलिन जानता था कि फेफे की जान को खतरा है, इसलिए वो उसको एक खुफिया घर में ले आया। उन दोनों ने कई दिन एक साथ कुंफू की प्रैक्टिस की। फिर वोलिन ने बताया कि एक जूता 25 किलो का है। उसने पिछले 8 साल से जूते पहने हैं ताकि वो महाशक्तिशाली बन सके। जिस दिन उसने वो जूते उतार दिए उस दिन कोई भी उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन जियांगली के आदमियों को वोलिन और फेफे के ठिकाने के बारे में पता चलता है, लेकिन जियांगली जानता था उसके आदमी वोलिन के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उसने अपने गुंडों को काफी भारी हथकड़ियां दी जिससे वो वोलिन पर काबू पा सके। फिर उन्होंने रात पहुंच चुके से वोलिन पर हमला बोल दिया। वोलिन और फेफे भागकर जंगल में चले गए और वोलिन वहाँ भी गुंडों का सामना करने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर दो गुंडे फेफे को उठाकर ले जाते हैं। वोलिन ने भी उनका पीछा किया, लेकिन उसने गलती से हथकड़ियों पर पैर रख दिया। अब उसके जूतों के साथ साथ उसके पैर में जंजीरें भी थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, उन गुंडों को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन आखिर में उन्होंने वोलिन के दोनों पैर बांध दिए और उसको दीवार में दे मारा। उसके बाद एक आदमी उसको खींच कर खेत में ले गया। जियांगली की आंखों के सामने उसका भाई आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन उसने अपने दुख को गुस्से से दबा दिया। उसने आगे बढ़ के वोलिन के छाती में चाकू घोंप दिया। फिर उसके आदमियों ने उसको दफना दिया और वापस लौट आए। लगातार बारिश की वजह से चारों ओर कीचड़ हो गया था। अचानक वोलिन रेंगता हुआ बाहर निकला। असल में उसका दिल दाएं तरफ था, इसलिए जियांगली की मुक्की से वो मरा नहीं। अब वोलिन वापस घर पहुंचा और 8 साल में पहली बार उसने लोहे के वो जूते उतारे। अब वो एक बेहतरीन योद्धा बन चुका था। फिर उसने अब अपना हुलिया बदला और सूट पहनकर जियांगली के ऑफिस में पहुंच गया। सैकड़ों आदमी वोलिन पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके शरीर से 50 किलो वजन खत्म होने की वजह से वोलिन की फुर्ती इतनी बढ़ गई थी वो किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ अपने पैरों के इस्तेमाल से कई गुंडों को धूल छुटा दिया था। अंत में जीत उसी की हुई। अब वो एक कमरे में पहुंचा जहाँ पर वो जियांगली और फेफे जायशान भी मौजूद थे। तो उन्हें उससे पूछा बाबू मुझसे डर नहीं लगता क्या? इस पर वोलिन ने जवाब दिया सफलता के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। ये सुनते ही वो के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उसने अपने बेटे को मारने से पहले यही बातें करी थी। कई साल पहले फू और जायशान एक साथ काम करते थे, लेकिन एक बार फू ने धोखे से जायशान को पुलिस के हवाले करवा दिया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। तब से लेके आज तक जायशान फू से बदला लेने की फिराक में था। फू अपने बेटे वोलिन से बेहद प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि वोलिन एक जंगली जानवर को सिर्फ उसकी आंखों को घूरने से भगा दिया। फिर फू को एक ज्योतिष ने बताया कि उसका बेटा ही उसकी मौत का कारण बनेगा और इसी वजह से उसने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की थी। हालांकि वो तो सिर्फ एक बच्चा ही था और आज वोलिन को अपने सामने जिंदा देखकर वो हंसने लगता है क्योंकि ज्योतिष की बात तो सच निकली। फिर उसने वोलिन पर गोली चला दी, लेकिन जियांगली बीच में आ गया। वो फू के हाथों की कठपुतली बनकर थक गया था। फिर उसने कहा कि वो अकेला वोलिन का सामना करेगा और उसकी नई शक्ति को परखना भी चाहता है। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई चालू हो गई, लेकिन इस बार जियांगली अपने अनोखे दस्ताने पहनकर आया था। धीरे धीरे वोलिन की भी शक्ति दिखने लगी है। जैसे ही जियांगली हारने वाला था, वो ने उसको गोली मार दी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जियांगली ने वोलिन से कहा उसे जिंदा रहकर उसे गुरु की जगह लेनी होगी ताकि आयरन लाइक कुंफू कला यूं ही विलुप्त न हो जाए। अब बस वोलिन और फू ही बचे थे। अपनी मौत को सामने देख फू ने वोलिन से समझौता करने का कोशिश करी, लेकिन अब उसका भेजा खराब हो चुका था, इसलिए वोलिन उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन वोलिन उसका काम तमाम करने ही वाला था, वो अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके गुरु ने उसको सिखाया था निहत्थे पर कभी वार मत करना। वो जितना नीचे नहीं गिर सकता था, इसलिए वो उसको जिंदा छोड़कर लौट कर आ जाता है। आखिरकार उसने पहाड़ी से जियांगली की अस्थियां हवा में उड़ा दिया और एक आखिरकार अपने भाई अपने दोस्त को अलविदा कहा। और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।